प्यारे बच्चों, आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ये भी पूछे जा सकते हैं पेपर्स में, बोथ फॉर सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड्स। तो क्वेश्चन है स्टेट ओम्स लॉ, डिराइव ओम्स लॉ बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओम्स लॉ को स्टेट करना है, फिर ओम्स लॉ को डिराइव करना है by using the concepts of drift velocity। फर्स्ट क्वेश्चन। देन जो क्वेश्चन इसके पैरेलल में चलेगा, एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन, इसी से इसका भी आंसर निकलेगा। दैट इज डिफाइन रेजिस्टेंस, डिराइव R इज इक्वल टू ML अपॉन NE² AT। MLNE² AT, T जो है एवरेज टाइम या रिलैक्सेशन टाइम, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हम। ठीक है बेटा, ये है आज का टॉपिक। लेकिन जो ओम्स लॉ हम डिराइव करेंगे उसमें एक रिलेशन लगनी है। उस रिलेशन को आप लोगों के लिए मैं पहले डिराइव करके देता हूं। ठीक है बेटा, वो क्या है आप लोग देख लीजिए। रिलेशन है E इज इक्वल टू V अपॉन L। टू डिराइव E इज इक्वल टू V अपॉन L। इसको बेटा दो तरीकों से डिराइव कर सकते हैं। आप लोगों को याद रखनी है, पेपर में डिराइव नहीं करनी है, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूं ये रिलेशन आएगी कैसे। एक तरीके से आप लोग याद रख सकते हो, हमने रिलेशन की थी E इज इक्वल टू dV अपॉन dr माइनस dV अपॉन dr किया था। तो आप लोगों को पता है हम नेगेटिव साइन क्यों आई थी, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर बेटा? अगर मैं लिखूंगा dV के बजाय V और dr के बजाय R, तो कौन सा फर्क है? कुछ फर्क नहीं, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, ये भी R, ये भी डिस्टेंस। तो V अपॉन R के बजाय मैं लिखूंगा R के बजाय L। तो एक तरीका है ये याद रखने का, E इज इक्वल टू V अपॉन L आ गया। अगर आप लोगों को इसको दूसरे तरीके से डिराइव करना है, वो भी मैं बताता हूं। डिराइव कैसे करेंगे? रिमेंबर इट। देखो, सेकंड मेथड है डिराइव करने का। ये नोट करना है, E इज इक्वल टू V अपॉन L होता है। इधर देखो, वी नो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस होती है बराबर W अपॉन Q। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट W इज इक्वल टू V इंटू Q। ये पढ़ा है हमने। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। किया है कि नहीं किया? ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कर चुके हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है बराबर बेटा E इज इक्वल टू F अपॉन Q। ठीक है, पढ़ा है, E इज इक्वल टू F अपॉन Q। अगर मैं इस F अपॉन Q को मल्टीप्लाई करूंगा डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस से, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया बेटा। फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस होता है वर्क, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस होता है वर्क। Q, इस डिस्टेंस को मैंने रखा L। फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस वर्क, Q इंटू L हो गया E। ठीक है बेटा, मगर वर्क किसके बराबर है? V इंटू Q। देयरफॉर E इज इक्वल टू, वर्क के बजाय लगाएंगे V इंटू Q अपॉन Q इंटू L। डिस्टेंस के बजाय मैंने L लगाया था, तो Q और Q कैंसल, E इज इक्वल टू V अपॉन L। चाहे आप लोग इस तरीके से याद रखिए,
चाहे इस तरीके से याद रखिए, मुझे चाहिए ये रिलेशन E इज इक्वल टू V अपॉन L। क्लियर बेटा, क्लियर। ओम्स लॉ को डिराइव करने के लिए ये रिलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखनी है। E इज इक्वल टू V अपॉन L या E इज इक्वल टू dV अपॉन dr इज इक्वल टू V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन L। चाहे ऐसे याद रखिए चाहे ऐसे, लेकिन रिलेशन हमारे लिए है E इज इक्वल टू V अपॉन L। ये हमने डिराइव करके आप लोगों को बताई। ठीक, क्लियर बेटा। तो इसके बाद जो हमें करना है वो है ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस का साथ साथ में क्वेश्चन चलाएंगे। इधर देख लीजिए, अब ओम्स लॉ आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, ओम्स लॉ आप सब ने 10th में भी पढ़ा है। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट जॉर्ज साइमन ओम states that George Simon Ohm gave us the Ohm's law, which states that current flowing through a conductor, current flowing through a conductor, जो करंट चलती है एक कंडक्टर में, मान लीजिए एक कंडक्टर है, करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। अगर ये दो एंड है इस कंडक्टर के, ये कंडक्टर वायर है, इसमें आप लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस V लगाई, देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द potential difference applied across the two ends of the conductor, provided, ये जरूरी है, current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the two ends of a conductor, provided the physical conditions like temperature, pressure, humidity, etc. remains unchanged. बेटा फिर से बता रहा हूं, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर is directly proportional to the potential difference applied across the two ends of the conductor, provided the physical conditions like temperature, pressure, humidity, etc. remains unchanged. इसका मतलब हो गया, if we plot a graph between potential difference and current, जितनी हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे बेटा, करंट भी उसी हिसाब से कंडक्टर में चलती जाएगी, बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो इफ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, तो ग्राफ विल कम आउट ए स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, मगर प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशंस, जो टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एक्स्ट्रा है वो रहने चाहिए अनचेंज्ड, वो चेंज नहीं होने चाहिए। अगर चेंज होगा तो ये ग्राफ स्ट्रेट नहीं आएगा। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कौन से ओमिक सब्सटेंसेस है जो ओबे करते हैं ओम्स लॉ, और कौन से नॉन ओमिक सब्सटेंसेस है जो ओबे नहीं करते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। तो ये एक स्टेटमेंट है, यहां तक फिर से आप लोगों को बताता हूं। Ohm's law states that the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the two ends of the conductor, provided the physical conditions like temperature, pressure, humidity, etc. remains unchanged. That is, current is directly proportional to potential difference. If we plot a graph between the potential difference and current, the graph will come out a straight line
ठीक है बेटा, दिस मीन्स करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, अगर करंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे I से, पोटेंशियल डिफरेंस को V से, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। लिखते तो ओम्स लॉ हम ऐसे हैं, लेकिन बाद में इसको रिप्रेजेंट करते हैं और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, पहले ऐसे लिखना है फिर ऐसे लिखना है। दिस इंप्लाइज दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम इक्वलिटी में लाएंगे। क्या आता है बेटा? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है R इंटू I। जो बेटा R है, where R is constant of proportionality and is called resistance of the conductor। resistance of the conductor, resistance of the conductor में बेटा यहां पर डिफाइन करके देता हूं आप लोगों को, where R is constant of proportionality and is called resistance of the conductor। ठीक है बेटा, ये रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिफाइंड रेजिस्टेंस में करेंगे। ये जो R है बेटा, इस रिलेशन से R, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, R इज इक्वल टू V अपॉन I। V है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस और I है करंट। ठीक है बेटा, अब रेजिस्टेंस को डिफाइन करेंगे। ठीक है, इधर देखो, अगर ये एक वायर है, ठीक है, ये वायर है और ये मान लीजिए ये कोई रॉड है। अब मैं आपको बताता हूं, ये शीशे ग्लास रॉड है और ये है मेटेलिक वायर। ग्लास रॉड और मेटेलिक वायर। आप लोगों से अगर मैं पूछूंगा किस में इजिली करंट चलेगी, आप लोग जल्दी से बताओगे कि सर इसमें चलेगी इजिली से करंट। क्यों? क्योंकि ये मेटल की है। मेटेलिक कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इजिली से चल सकते हैं। इसमें ये ग्लास की रॉड है, ग्लास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए इसमें करंट नहीं चलेगी। मतलब क्या है बेटा? देखो क्या होता है, इसमें रेजिस्टेंस, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। जब इसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे दोनों एंड से, मान लीजिए ये मैंने यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस लगाई, इधर देखो ये एक मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर को मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दी बेटा, बैटरी जिसको आप लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इधर सुनो, जब मैंने ये वायर रखी यहां पर तो करंट इसमें इजिली पास हो गई। इसका मतलब हो गया जो अपोजिशन है टू द फ्लो ऑफ करंट, इसमें जो अपोजिशन है टू द फ्लो ऑफ करंट वो कम है। इस अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट का मतलब हो गया रेजिस्टेंस। ये करंट के फ्लो को रेजिस्टेंस कम करती है। समझ आया बेटा? लेकिन इसमें करंट चलने के लिए अपोजिशन ज्यादा है। हम करंट फ्लो करना आना चाहते हैं इसमें, लेकिन ये अपोजिशन उसको ज्यादा करता है, करंट को चलने नहीं देता है खुद में। तो इसका मतलब है ये रेजिस्ट करता है करंट को, ये रेजिस्ट नहीं करता है करंट को। इसमें अपोजिशन कम है, इसमें अपोजिशन ज्यादा है। मैं आप लोगों को दूसरे तरीके से समझाऊंगा। अगर एक पाइप है, उस वाटर पाइप है, उस वाटर पाइप में सैंड जमा हो चुकी है, क्या पानी फ्लो इजिली करेगा कि नहीं करेगा? पानी तब इजिली फ्लो करेगा जब पाइप अंदर से बिल्कुल साफ हो, तो पानी इजिली से फ्लो करेगा। इसका मतलब पानी को रेजिस्टेंस कम है। ठीक है, इसका मतलब पानी को अपोजिशन कम है, इसलिए फ्लो बिल्कुल इजिली कर रहा है। अगर पाइप में अब सैंड बैठी है, पानी को फ्लो करना है, सैंड उसको अपोज कर रही है चलने के लिए, इसका मतलब तब पाइप उसको रेजिस्ट ज्यादा करेगी, अपोजिशन करेगी।
इसी तरीके से मेटेलिक वायर में अपोजिशन कम होती है, करंट इजिली चलती है। जो नॉन मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं, जो मान लीजिए इंसुलेटर्स होते हैं, उनमें अपोजिशन ज्यादा होती है टू द फ्लो ऑफ करंट। ये भी पढ़ा है आप लोगों ने 10th में। तो इधर देख लीजिए, वुड में इसलिए नहीं करंट चलती है क्योंकि वुड ज्यादा अपोज करता है, ज्यादा रेजिस्ट करता है करंट को। मेटेलिक कंडक्टर में अपोजिशन कम होती है, इसलिए उसको फ्लो इजिली से करंट कर पाती है। इसलिए मैं बता रहा हूं बेटा, जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज एक्चुअली द अपोजिशन। रेजिस्टेंस क्या है बेटा? रेजिस्टेंस इज एक्चुअली द अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट। इधर देख लीजिए बेटा, यहां से करंट आ रही है, यहां से करंट जाएगी अंदर मेटेलिक कंडक्टर। इसको अगर अपोजिशन हुई, इसको कितनी अपोजिशन करता है मेटेलिक कंडक्टर, उसको बोलते हैं बेटा रेजिस्टेंस। करंट को चलने के लिए, फ्लो करने के लिए कितनी अपोजिशन क्रिएट करता है कंडक्टर, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस? द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर to the flow of current. The opposition offered by the conductor to the flow of current is called resistance. ठीक है बेटा? Resistance is also defined as, याद रखना, ओम्स लॉ से मैंने रेजिस्टेंस की डेफिनेशन निकालनी है। Resistance is also defined as the ratio of potential difference applied across the two ends of the conductor to the current flowing through the same conductor, provided the physical conditions like temperature, pressure, humidity, etc. remains unchanged. मैं फिर से बता रहा हूं, resistance is also defined as the ratio of potential difference applied across the two ends of the conductor to the current flowing through the same conductor. बेटा रेजिस्टेंस की जो डेफिनेशन है, दोनों प्रॉपर डेफिनेशंस मैंने आपको बताई। रेजिस्टेंस होती है एक्चुअल में अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए, रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस applied across the two ends of the conductor to the current flowing through the same conductor. जिस कंडक्टर में आप लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई की, डिवाइड किया करंट से, वो बनती है रेजिस्टेंस। ठीक है? रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट। ठीक? द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ओम है बेटा रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ओमेगा बोलते हैं इसको, ओम रिप्रेजेंटेशन है इसकी। अच्छा, ओम को कैसे डिफाइन करेंगे, बाकी चीजें क्या है इसमें, किन फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, वो आगे पढ़ेंगे। डिफाइन रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, सभी में ये पढ़ेंगे। यहां पर सिर्फ रेजिस्टेंस को डिफाइन करना है, वो हमने कर दिया। एक बार फिर से, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सेम कंडक्टर। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। बाकी जो रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है वो आगे पढ़ेंगे, वो बड़ा क्वेश्चन है। डिफाइन रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कैसे, क्या, ओम को कैसे डिफाइन करेंगे, वो सारा क्वेश्चन में उसमें पढ़ेंगे। ये हो गया बेटा स्टेटमेंट ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस का। नाउ वी हैव टू डिराइव दीज रिलेशंस। ठीक? शाबाश। इधर देख लीजिए, यहां पर मैं आप लोगों को बताता हूं, दो चीजें हमने यहां पर देखी।
V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये हमने देखा, और इसमें हमने देखा V इज इक्वल टू आर आई, वेयर R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ये हमने देख लिया। अब हम डेरिवेशन करेंगे, डेरिवेशन करेंगे ओम्स लॉ की, साथ में इसमें भी मैं आप लोगों को दिखाता हूं। इधर देखो ओम्स लॉ कैसे डिराइव करेंगे। देखो बेटा, हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए वी नो द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, अभी अभी किया हमने। वी नो द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट इज, जब तक आप लोग जबानी याद नहीं रखोगे आगे नहीं बढ़ सकते हो। द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट इज NEAVD। हमने की ये रिलेशन अभी, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। I current, number of electrons per unit volume, charge, area of cross section, drift velocity, पढ़ा है कि नहीं? This is the relation between drift velocity and current. Also, the magnitude of drift velocity is given by magnitude. Yeah, also आपको पता है VD वेक्टर होता है बराबर -E अपॉन M इंटू T, एवरेज टाइम। अगर इस रिलेशन का लेंगे हम मैग्नीट्यूड ऑनली, मैग्नीट्यूड ऑनली लेंगे हम बेटा, ठीक है बेटा। अगर इस रिलेशन का मैग्नीट्यूड लेंगे तो कैसे आएगा बेटा? VD इज इक्वल टू E, नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा, E अपॉन M इंटू T, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ये दोनों रिलेशन हमने डिराइव ऑलरेडी कर चुके, ठीक है। सबस्टिट्यूटिंग सेकंड इन फर्स्ट, सबस्टिट्यूटिंग सेकंड इन फर्स्ट, ठीक है बेटा, क्लियर? शाबाश। मुझे बता दीजिए I क्या आएगा? I इज इक्वल टू NEA, शाबाश। VD के बजाय E अपॉन M इंटू T, ठीक है बेटा, क्लियर? तो मल्टीप्लाई करिए, N E इंटू E हो गया E स्क्वायर, E अपॉन E इंटू T अपॉन M, ठीक है बेटा। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। ये इक्वेशन हो गई थर्ड, ये हो गई सेकंड, और ये हो गई फर्स्ट। सिर्फ मैंने मल्टीप्लाई किया, सबस्टिट्यूट VD का वैल्यू यहां पर डाल दिया और इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। थर्ड इक्वेशन इधर देखो, यहां पर मैं दिखा रहा हूं यहां से, बट हमने रिलेशन सबसे पहले आप लोगों को मैंने दिखाया था रिलेशन निकालते हुए, बट E इज इक्वल टू V अपॉन L, ये मैंने पहले ही दिखा चुका हूं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने ये रिलेशन दिखाई, E इज इक्वल टू V अपॉन L। इक्वेशन थर्ड बिकम्स, शाबाश बेटा, इक्वेशन थर्ड बता दीजिए क्या आएगी, ठीक है। वेयर L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पता है ना? तो लगा दीजिए यहां पर I इज इक्वल टू NE स्क्वायर, NE स्क्वायर A, E के बजाय क्या लिखेंगे बेटा? V अपॉन L, V अपॉन L, साथ में M अपना है इसको, और यहां पर है T, ऐसे। E के बजाय मैंने यहां पर लिखा V अपॉन L, क्लियर बेटा? अब देखो ओम्स लॉ है क्या? ओम्स लॉ है V अपॉन I, V अपॉन I। ये I को इधर लाओ, ML को इधर ले लीजिए, NE स्क्वायर को नीचे लाइए, ट्रांसफर टर्म में करेंगे, शाबाश। इधर देखो ML यहां पहुंच गया, ठीक है।
V को इधर ही रखना है, ml इधर पहुंच गया, n e स्क्वायर AT, n e स्क्वायर AT यहां पर आ गया, V उधर ही रखा, हो गया V, I नीचे लाया, हो गया V अपॉन I। दिस सिंपलाइज दैट V अपॉन I इज इक्वल टू ml n e स्क्वायर AT। इधर देखो बेटा, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, l लेंथ ऑफ कंडक्टर, इधर देख लीजिए बेटा, ये है लेंथ, a है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये m l n e स्क्वायर AT ये सारे कांस्टेंट है, इनमें कोई भी टर्म वेरिएबल नहीं है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेंथ ऑफ कंडक्टर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E चार्ज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन T, सारे कांस्टेंट्स। तो ये जो सारे कांस्टेंट्स है, दिस इज इक्वल टू V अपॉन I इज इक्वल टू, पूरे टर्म को रखेंगे बेटा ये R, वायर R इज इक्वल टू, शाबाश, वायर R इज इक्वल टू m l अपॉन n e स्क्वायर AT। ठीक है बेटा, क्लियर। V अपॉन I इज इक्वल टू R ये सारी टर्म मैंने रखी R के बराबर, R कांस्टेंट है, तो दिस सिंपलाइज दैट V इज इक्वल टू R इंटू I, ये इधर चला जाएगा। R क्या है बेटा, कांस्टेंट है, ठीक है बेटा। अगर कांस्टेंट है R, पढ़ा है, कांस्टेंट को रिमूव करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लाएंगे, दिस इंप्लाइज दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I क्या है बेटा, ओम्स लॉ, दिस इज रिक्वायर्ड ओम्स लॉ, ये है बेटा ओम्स लॉ की रिक्वायरमेंट। फिर से एक बार बताता हूं, ये रिलेशन आपको पता होनी चाहिए, I इज इक्वल टू NE VD, VD का मैग्नीट्यूड, ये रिलेशन भी पता है, इस रिलेशन को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, E इंटू E बनता है E स्क्वायर, ठीक है, मगर E का वैल्यू होता है V अपॉन L, लगा दीजिए यहां पर, सारी टर्म में ट्रांसफर कर दीजिए, V के नीचे I लाइए, V के नीचे I लाया, m l n e स्क्वायर, सारी टर्म में कांस्टेंट, इसको R के बराबर रखो, V इज इक्वल टू R तो कांस्टेंट है, इसलिए मैं लिख सकता हूं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दिस इज रिक्वायर्ड, शाबाश, ओम्स लॉ। आएगा करना, ऐसा कोई भी स्टूडेंट आप में से नहीं होना चाहिए जो इसको रफ पर पहले नहीं निकालेगा, सबको ये रफ पर निकालना चाहिए, ठीक है। फिर फेयर कॉपी पर लिखो। अच्छा, अब है हमें निकालना है R इज इक्वल टू m l e n e स्क्वायर AT, ये निकल भी गया एक बार, अगर आप लोग देखोगे। आप लोगों को क्या करना है बेटा, आप लोगों को बराबर यहां तक ऐसे ही चलते रहना, डेरिवेशन में, इसमें भी, इस क्वेश्चन में यहां से डिराइव करके बिल्कुल ऐसे ही यहां तक चलना है, बिल्कुल यहां तक, क्लियर बेटा। इसको इक्वेशन नंबर यहां पर आप लोग 4th रख दीजिए, ऐसे ही चलते रहना पूरा, इसकी डेरिवेशन भी ऐसे ही, ठीक है। यहां पर आप लोगों को लिखना है बट रेजिस्टेंस की रिलेशन, V अपॉन I इज इक्वल टू R, V अपॉन I इज इक्वल टू R, दिस इज इक्वेशन नंबर 5th। इतना काम करना है आपको, बट V अपॉन I इज इक्वल टू R, रेजिस्टेंस में हमने ऑलरेडी किया, बाकी तो ऐसे ही करते रहना है इस क्वेश्चन में भी। तो कंपेयर करिए, कंपेयर 4th एंड 5th, ये थोड़ा सा अलग यहां पर हो जाएगा, इनको कंपेयर करना। दिस इंप्लाइज दैट R इज इक्वल टू m l अपॉन n e स्क्वायर AT, दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ये बेटा आ गया रिलेशन
रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर के लिए। इसलिए मैंने बताया आप लोगों को बेटा, ये डेफिनेशनें अलग अलग है, डेरिवेशन लगभग ऑलमोस्टली सेम है। यहां पर इन दोनों को कंपेयर करके आर का रिजल्ट आता है। R is equal to ml upon n e square at। m mass of electron, L length of the conductor, n number of electrons per unit volume, E charge, A area of cross section, T जो है it is average time या relaxation time। इसको हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ऑलरेडी पढ़ा है। क्लियर बेटा? ये हो गया 2 क्वेश्चन जो हमने एक साथ साथ चलाए। ठीक है बेटा? क्लियर? इसके आगे हम नेक्स्ट डे, कल हम इसके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।